नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं बलवंत तक्षक। चंडीगढ़ के साथ लगा हरियाणा का पंचकुला जिला एकदम से हॉटस्पॉट में आ गया है, जब यहां एक साथ एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, एक साथ एक ही परिवार के लोग 9 संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। पंचकुला पहले ठीक स्थिति में था, लेकिन अचानक से ये लग रहा है कि पंचकुला बेकाबू होता जा रहा है कोरोना के मामले में। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बात सही है कि जब से ये पंचकूला के अंदर संक्रमण जो कोरोना का प्रकोप है, इसके ऊपर पंचकूला प्रशासन शुरू से बड़ा एक सतर्कता के साथ, एक बड़ी सावधानी के साथ सभी पग उठाते हुए, सभी प्रिकॉशंस लेते हुए अच्छे ढंग से कार्य कर रहा था। और शुरू में तो ऐसा लगता था कि शायद पंचकूला में कोई पेशेंट है ही नहीं, लेकिन फिर एक पेशेंट चंडीगढ़ से आया और उसके पश्चात एक दूसरा उसी की कंटिन्यूटी में दूसरा भी आ गया। लेकिन उसके पश्चात जिस प्रकार से पहले तबलीगी जो आए, उनके यहाँ जो 3 लोग जो थे वो पॉजिटिव पाए गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसके पश्चात ये परसों जिस प्रकार से सेक्टर 15 के अंदर एक ही परिवार के 9 लोग जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इससे प्रशासन की चिंता बहुत बढ़ गई है और पंचकूला के लोगों के अंदर भी एक थोड़ा सा डर का माहौल बना है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर आज के लिए चिंता का विषय है। ये परिवार जो एक पठानकोट के अंदर किसी क्रिमेशन के अंदर भाग लेने गया था, वहाँ से ये कोरोना को लेकर के आया है। अब पंचकूला प्रशासन ने पूरी प्रिकॉशंस लेते हुए सेक्टर 15 को पूरी तरह से सील किया है, उसको क्वारंटाइन किया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अंदर बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और सेक्टर 15 को ही पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और उसके अलावा घर घर जा कर के जितने भी वहाँ के सेक्टर 15 के रेजिडेंट्स हैं, सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, मेडिकल टेस्टिंग कराई है। प्रशासन पूरी तरह से इस जो एक नई चीज़ प्रशासन के सामने आई है 9 लोगों के रूप में, इस पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ कि 2 केस और फिर अब मुझे जो जहाँ तक आज जानकारी मिली है, वो भी तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके अंदर पाए गए हैं। तो इससे पंचकूला जो एक बहुत सेफ जोन गिना जाता था, आज एक बहुत हॉट स्पॉट कह लीजिए कि रेड जोन की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गुप्ता जी, जो मरकज़ से हिस्सा लेके लौटे थे, उनमें ज़्यादातर लोग जो है या तो नूंह गए, पलवल गए, गुरुग्राम गए या फरीदाबाद गए। पंचकुला में कितने लोग आए थे और कितने संक्रमित हैं उनमें से? देखिए, अभी जो हमारे पास लगभग 145 के करीब लोग जो हैं, वो तबलीगी जमात के विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। और उनमें से पहले 3 लोग पाए गए थे जो पॉजिटिव थे और उसके पश्चात 2 लोग अब और जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने उनको पूरा तरह से क्वारंटाइन किया हुआ है। अभी तक उनके एक बार टेस्ट हो चुका है, दोबारा से फिर उनका टेस्ट हम करवा रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई और ये जो कोरोना है और लोगों के अंदर ना फैले। गुप्ता जी, इस तरह की शिकायतें भी पंचकुला प्रशासन के पास पहुंची हैं कि जो कोरोना से संक्रमित लोग अपना इलाज करा रहे थे, उनकी जानकारी छुपाएगी, सरकार तक ये बात नहीं पहुंचाएगी। क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, देखिए, ऐसी अभी तक कोई कार्रवाई इस प्रकार से कि किसी ने छुपाने का प्रयास किया हो। लेकिन कल ही ये जो केस आया है जिसको एक डॉक्टर के खिलाफ एक प्रशासन ने शिकायत दी है, एफआईआर की है कि जो ही उनके ध्यान में ये कोरोना का जो संक्रमित मरीज़ है, उनके
ध्यान में आया था, उनको चेकअप कराने गया था और उसमें सिम्पटम थे कोरोना के, उनको उसी टाइम जो है वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए था। उस पेशेंट को सीधा सिविल हॉस्पिटल के अंदर भेजना चाहिए था, जो उन्होंने कोताही की है और जिसके कारण उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है। गुप्ता जी, बिजली मंत्री जो है चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम संकट की इस घड़ी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देंगे, और आपने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है इसी सिलसिले में कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जाए और औद्योगिक इकाइयां हैं उनको कुछ रियायत दी जाए। तो जब बिजली मंत्री घोषित कर चुके हैं तो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, देखिए, मेरे पास कुछ जो इंडस्ट्री के लोग आए थे, कुछ यहाँ के लोग आए थे कि कुछ बिल के अंदर हमने कहा कि एक तो जो बिल के अंदर कई बार लेट पेमेंट हो जाती है, उसके ऊपर जो जुर्माना लगता है वो जो है वो ना लिया जाए, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है, बैंकों के अंदर भी दिक्कत है और कैश का फ्लो जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है। उसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, जो मिनिमम चार्जेस हैं, वो मिनिमम चार्जेस हर एक फैक्ट्री के ऊपर पड़ेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जब चला ही नहीं सकते तो मिनिमम चार्जेस उनको देने पड़ेंगे। और जो लाखों के अंदर हैं, जो फैक्ट्रियाँ बड़ी हैं, मध्यम वर्ग की मध्यमी फैक्ट्रीज हैं, तो उसके ऊपर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने, पंजाब सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इन इकाइयों को कुछ राहत देने की योजना बनाई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसी योजना उनको रिलीफ देने की बने। अभी 20 तारीख से जो है अस्पतालों में ओपीडी खुल रही है। मरीज़ बहुत दिनों से अपने घरों में बंद हैं जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 20 तारीख के बाद अस्पतालों में मरीज़ इलाज के लिए जब आएंगे खुद को चेकअप कराने के लिए, तो वो भीड़ जुटेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला कैसे लागू हो पाएगा? नहीं, देखिए, उस भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और जो एक मोबाइल क्लिनिक है वो गांव-गांव के अंदर जाएंगे, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, ताकि वो वहाँ से उनको आने की आवश्यकता ना पड़े, उनके घर के द्वार के ऊपर ही वो जा कर के मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उनको मिल सके। इस प्रकार से यहाँ पंचकूला के अंदर लगभग 28 बसेस को, जो बसेस के अंदर वो डॉक्टर्स मेडिसिन लेकर के घर घर जाएंगे, वहाँ जाएंगे और वो एक दिन के अंदर 3 स्पॉट को कवर करेंगे, अर्थात 3 गांव के अंदर वो जाएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि जब उनको घर के ऊपर ही छोटी मोटी दवाई है या जो उनकी इलाज हो जाएगा, तो वो डिस्पेंसरीज के, ये जो हॉस्पिटल के अंदर रश नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर अब ये खुलता है, जो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है उसको वहाँ मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वहाँ सभी को ध्यान रखना चाहिए। गुप्ता जी, अभी संकट की इस घड़ी में कर्मचारियों ने भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दिया है, आम लोगों ने भी दिया है, उद्योगपतियों ने भी दिया है, विधायकों सांसदों ने भी दिया है। तो आपके पास कितनी राशि आई है जो विधायकों की तरफ से आपके उस कोष में जमा कराई गई? नहीं, देखिए, एक महीने की पूरी सैलरी वो जो सभी प्रेजेंट विधायक हैं, 90 के 90 विधायक, उन्होंने इस कोरोना रिलीफ फंड के अंदर देने की घोषणा की। इसके अलावा 1 महीने की पेंशन जो हमारे एक्स एमएलएज हैं, पूर्व विधायक हैं, उन विधायकों ने भी लिख कर के दिया है कि हम भी 1 महीने की जो हमारी पेंशन है वो कोरोना रिलीफ फंड में देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय सरकारी स्तर पर ये होती है, जो एक्स एमएलएज हैं। तो हमने वो जो उनकी रिक्वेस्ट आई थी, चाहे वो जो एक्स एमएलएज की एसोसिएशन है, नफीर सिंह राठी जी जो जिसके प्रेसिडेंट हैं, या अपने जजपा के जो निशान सिंह जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक लिस्ट आई थी कि इन विधायकों ने कहा है कि हमारी जो 1 महीने की पेंशन है वो हम कोरोना रिलीफ फंड के अंदर देने के लिए तैयार हैं। तो इसके अलावा भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो विधायक दल के नेता हैं, जो चाहे वो कांग्रेस के हैं, जजपा के हैं, चाहे विनयलो के हैं, उनसे निवेदन किया था कि 1 साल तक
30% जो अपनी सैलरी है वो भी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर दें। वो भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका जितना बैठेगा सभी ने सहमति दे दी है। इसके अलावा मुझे जो हमारा ऐच्छिक कोष है उसके अंदर भी जो मेरे पास कोष के अंदर 3 करोड़ रुपए हमने इस कोरोना रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है, और 2 करोड़ रुपया जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने भी इस ऐच्छिक रिलीफ फंड के अंदर इस ऐच्छिक कोष से रिलीफ फंड के अंदर देने की घोषणा की है। गुप्ता जी, ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने पूरे साल का वेतन दे दिया। ऐसे कितने विधायक हैं? कौन हैं वो लोग जिन्होंने साल भर का वेतन आपके कोष में दिया है? हाँ, देखिए ऐसा है, कुछ लोगों ने 5 लाख रुपया भी देने की घोषणा की है। कुछ जो हैं उन्होंने 1 साल का पूरा देने की घोषणा की है। ऐसे 3-4 विधायकों ने अपने स्वतः मुझे जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा है कि आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी उन्होंने घोषणा की है कि 1 साल का पूरा जो वेतन है वो कोरोना रिलीफ फंड में दिया जाए। जजपा की तरफ से भी कुछ इस प्रकार की घोषणा हुई है। तो अपने अपने स्तर पर बहुत बढ़ चढ़ कर के सभी लोग जो हैं इस कोरोना रिलीफ फंड के अंदर अपना सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है गुप्ता जी, ये कोरोना की जो संकट है ये कब तक खत्म हो जाएगा और सामान्य तरीके से जनजीवन कब से शुरू हो पाएगा आपके हिसाब से? देखिए, जिस प्रकार की आज परिस्थिति है, बहुत सारे एरिया हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतनी जनसंख्या के बावजूद जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनकी दूरदर्शिता से जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, चाहे वो जनता कर्फ्यू था या उसके बाद लॉकडाउन था, वो समय पर ये पग उठाने के कारण आज जो कोरोना है बाकी दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश के अंदर ज़्यादा कंट्रोल के अंदर है, पूरा अभी उसके अंदर है, सीमा के अंदर नियंत्रित है। तो मैं समझता हूँ कि इसको और ज़्यादा सख्ती करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फार्मूला मैं कहूँगा उसको, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, उसको यदि देश की पूरी जनता ऑब्ज़र्व करेगी, लेटर एंड स्पिरिट के अंदर करेगी, तो ये जो कोरोना की बीमारी स्वतः अपने आप यहाँ से भाग जाएगी। और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्री जो एक रूपरेखा दी है कि किस प्रकार से आप इस कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी है, लॉकडाउन का पालन करने का भी है, आरोग्य सेतु ऐप भी है जिससे अलार्म लेकर के आपको पता लग जाएगा कि भी आपके पड़ोस में कोई, और उसके अलावा अपने बुज़ुर्गों की, माता पिता की और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सेवा करना, गरीब लोग जो हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। इस प्रकार से जो 7 बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं, हम अगर उनके ऊपर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जल्दी ही इस कोरोना के ऊपर हम अपना विजय प्राप्त कर लेंगे। शुक्रिया गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी आप। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कोरोना पर विजय पाने में और नियंत्रण करने में सफल रहा है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।